गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर जो है आपका वो पूरा कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। और इस लेक्चर के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है द प्ली ब्लॉक एलिमेंट्स उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस देखने को नहीं मिले थे, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इंटरफियर करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में वो इंटरफियर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ होगी। देखो, the variation in properties of p block elements due to influence of d and f electrons in the inner core of the heavier elements makes their chemistry interesting। क्यों यहाँ पे वेरिएशंस है? क्योंकि उनके जो फुल्ली फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस क्रिएट करते हैं। चलो तो उसके बारे में डिटेल में अब देखते हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। अब आपको पता है अगर पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब देखो, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे 3 सब सेल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 6 हो सकते हैं। यानी कि वो 6 अलग अलग ग्रुप कैरी करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 6 ग्रुप कैरी करता है। एज वी ऑल नो दैट द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज 3, टोटल 3 पी ऑर्बिटल रहती है। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेट इज 6। टोटल आप 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे अकोमोडेट कर सकते हो। सो उसके हिसाब से 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, 13 to 18। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप एंड हीलियम ग्रुप, यानी कि नोबल गैसेस। सो 13 to 18 यहाँ पे आपको एलिमेंट के नाम दिए हैं। पहला एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम हैड द ग्रुप्स, यानी कि ये सब मिलके अपने ग्रुप को लीड करते हैं। अब उनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगी पूरे पी ब्लॉक की? NS2Np126। पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। हीलियम के अंदर पी ऑर्बिटल नहीं होती, दैट्स व्हाई वो सिर्फ NS2 रहता है। सो एक्सेप्ट हीलियम लिखा है वहां पे। अब दूसरी बात, तीसरे पीरियड से, यानी कि पहला होगा हाइड्रोजन हीलियम वाला पीरियड, दूसरा होगा बोरॉन वाला पीरियड, तीसरा होगा एल्यूमिनियम वाला पीरियड, और जो फोर्थ पीरियड वहां से डी ऑर्बिटल की एंट्री होती है। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल 3D10, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। देखो, द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हाउएवर डिफर। पीछे NS2Np6 या फिर 1 2 3 4 5 लगेगा, वो फिक्स है, लेकिन अंदर जो है वो डी और एफ के आने से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। The difference in inner core of element greatly influence their physical properties। जो अंदर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होती है उसकी वजह से उसकी काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो इनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। Consequently, a lot of variation in properties of element
इन अ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक इज ऑब्जर्व, और उसकी वजह से पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो डाउन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनके पास लास्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। जैसे कि ग्रुप नंबर 13 यानी कि NH2NP1, लास्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हुए NH2NP1। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रुप 13 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाता है। वैसे ही 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। Total valence electron means sum of the S and P electrons. Okay? Clearly, the number of possible oxidation state increases towards the right of the periodic table. आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ग्रुप नंबर 13 में 3 था, 14 में 4 हो जाएगा, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8, like that. Sorry for that. In addition to this is called group oxidation state, और उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। दूसरी बात, P block element may show other oxidation state which normally but not necessarily. P ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। जैसे कि +3 वाले +1 हो सकते हैं, +4 वाले +2 हो सकते हैं, +6 वाले +4 हो सकते हैं, +7 वाले +5 हो सकते हैं, +5 वाले +3 हो सकते हैं, लाइक दैट। जो चेंज होगा डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट ऑफ 2, यानी कि 2 जितना वो नंबर चेंज हो जाएगा। ग्रुप 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो उसका दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रहेगा, 2 यूनिट कम। अगर ग्रुप 14 का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो उसका दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। वैसे ही अगर 15 ग्रुप नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है तो उसका दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, 2 यूनिट कम। इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। देखो, इसका मैं आपको सिंपल रीजन देता हूं। s ऑर्बिटल जो होती है वो सेंटर के सबसे नजदीक होती है। s ऑर्बिटल सेंटर के सबसे नजदीक होती है, उसकी वजह से उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। अब जब 4th पीरियड से d ऑर्बिटल फुल्ली फिलअप होके आएगी तो वो तो पीछे की ओर रहेगी क्योंकि वो सेंटर से दूर रहती है, और s ऑर्बिटल 4s जो है वो अंदर आ जाएगी। उसकी वजह से d ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन 4s के 2 इलेक्ट्रॉन के पीछे लगेंगे। समझ में आया? उसकी वजह से वो 10 इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा एंड वहां से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 जितना कम हो गया। ओके, और आपको एक टेबल दिया है, वहां पे सारे ऑक्सीडेशन नंबर दिए हैं। इन बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज the group oxidation state is the most stable state for lighter elements in the group. लाइटर एलिमेंट यानी कि जो ग्रुप में ऊपर की ओर रहते हैं, जिनका वेट कम है, उनके लिए उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ही सबसे स्टेबल रहता है, जबकि हेवियर मेटल के लिए दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल रहेगा। कैसे? क्योंकि वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा लगता है। देखो, however, the oxidation state 2 unit less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier element, यानी कि ग्रुप में नीचे की ओर रहने वाले एलिमेंट। ओके,
The occurrence of oxidation state 2 unit less than the group oxidation state are sometimes attributed as an inert pair effect. और उसे क्या कहा जाता है? उसे inert pair effect कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। चलो आपको यहाँ पे टेबल में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट दी। देखो ग्रुप 13 का कॉमन हो जाएगा +3 और 2 यूनिट लेस, वो इनर पेयर इफेक्ट वाला +1। वैसे ही ग्रुप 14 में +4, अब +4 -4 भी हो सकता है, दैट्स वाई -4 भी है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और 2 यूनिट लेस यानी कि +2 भी है कार्बन। फिर नाइट्रोजन मोस्ट स्टेबल +5, 2 यूनिट कम तो +3, और 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा पसंद करता है वो। वैसे ही ऑक्सीजन +6, 6 देने से 2 लेना पसंद करता है, उसका +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +2 भी कभी कभी दिखाता है। फ्लोरीन के लिए +7 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा वो, और 2 यूनिट कम यानी कि +5, सो +3 और +1 भी दिखाता है। फिर ग्रुप नंबर 18 +8, 2 यूनिट कम +6, दूसरे 2 भी है +4 एंड +2। आपके इस चैप्टर के अंदर आपको 2 ग्रुप पढ़ने हैं, 13 एंड 14, यानी कि ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 के बारे में हम बात करेंगे 12th में। तो अभी के लिए हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के लिए बात करेंगे। ओके, चलो। द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा इनर्ट पेयर वाला स्टेट, may vary from ग्रुप टू ग्रुप, और उसको हम उस ग्रुप को स्टडी करने के प्लेस पे स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे बड़ी बात है। आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल है और जो मेटालॉइड्स है, सेमी मेटल्स, वो सारे पी ब्लॉक में है। यानी कि पी ब्लॉक के अंदर आपको नॉन मेटल भी देखने को मिलेंगे, आपको मेटल्स भी देखने को मिलेंगे, और आपको मेटालॉइड्स भी देखने को मिलेंगे पी ब्लॉक के अंदर। देखो अब जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो उसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। ये तो आप पढ़े हो 3rd चैप्टर में, राइट। द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी कि आपके पी ब्लॉक में स्टार्टिंग में नॉन मेटल होंगे, फिर सेमी मेटल्स और फिर मेटल्स। ओके, इन फैक्ट heaviest element in the p block group is the most metallic in nature। जैसा मैंने बताया, heavier यानी कि नीचे रहने वाले सारे एलिमेंट मेटल्स होंगे। ओके, this change from non-metallic to metallic character brings diversity in the chemistry of these elements depending upon the group they belong। यहाँ पे आपको एक ही ग्रुप में नॉन मेटल भी देखने को मिलेंगे, सेमी मेटल्स भी देखने को मिलेंगे, और मेटल्स भी देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से वहां पे आपको डिटेल में वैरायटी देखने को मिलती है उसकी केमिकल रिएक्शन में, उसके ग्रुप के हिसाब से। ओके, इन जनरल नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देन द मेटल्स। उसकी वजह से मेटल्स जो है वो केटायंस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो एनायन यानी कि नेगेटिव आयन बनाते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक। क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब नॉन मेटल और मेटल कंबाइन होंगे तो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है। ऑन द अदर हैंड
Compounds formed between non-metals themselves are largely covalent in character because of the small difference in their electronegativities. Okay. The change in non-metallic to metallic character can be best illustrated by the nature of oxide they form. अब नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो बाय नेचर एसिडिक या न्यूट्रल रहते हैं, जबकि मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो बाय नेचर बेसिक रहते हैं या फिर एम्फोटेरिक रहते हैं. उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ऊपर की ओर नॉन मेटल्स है, नीचे की ओर मेटल्स है. द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल, whereas metal oxides are basic in nature. चलो, उसके बाद जैसे S ब्लॉक में होता था, उनके ग्रुप का पहला एलिमेंट पूरे ग्रुप से अलग बिहेव करता था. जैसे कि लिथियम अपने ग्रुप से थोड़ा अलग था, बेरिलियम अपने ग्रुप से थोड़ा अलग था. सेम चीज आपको P ब्लॉक में भी देखने को मिलेगी. The first member of the P block differs from the remaining members on their corresponding group in two major respects. यानी कि दो मेन रीजन है जिनके बेसिस पे वो अपने ग्रुप से अलग है. एक रीजन तो आपको पता है, स्मॉलर साइज, हाई पोलराइजेशन, पावर. चलो, ये पहला रीजन. द फर्स्ट इज द साइज and all the other properties which depend on the size. Thus, the lightest p block element shows some kind of difference as the lightest s block element lithium and beryllium. ये रीजन तो आपको पता है, उसका साइज बहुत कम है, उसकी वजह से उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, सो वो अपने ग्रुप से अलग है. तो सेम चीज p ब्लॉक में भी है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी लगता है. कौन सा रीजन? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. अब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके पास डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है. डी ऑर्बिटल नहीं है, उनके पास सिर्फ दो ही है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल. यानी कि दो टाइप है, टोटल 4 ऑर्बिटल है. तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, उसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 है. जबकि उनके ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स 6 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है. एल्यूमिनियम के अंदर डी ऑर्बिटल है लेकिन वो पूरा एम्प्टी पड़ा है, 3d एम्प्टी है, पूरा खाली पीछे की ओर. 3s2 3p1 3d 0, तो वो डी ऑर्बिटल एल्यूमिनियम यूज करता है. अब 2d तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता 2d. उसकी वजह से वहां पे सिर्फ बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर +4 रह जाता है, 6 नहीं बना पाता बॉन्ड, क्योंकि 6 बॉक्स ही नहीं है उसके पास, 6 ऑर्बिटल ही नहीं है, ओनली 4 है. देखो, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस which applies only to the p block element arise from the effect of d orbitals in the valence shell of the heavier elements, जो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होगा. अब हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड, दूसरा पीरियड होगा बोरॉन वाला, वहां पे डी ऑर्बिटल नहीं है. थर्ड पीरियड यानी कि एल्यूमिनियम से डी ऑर्बिटल आएगा, एल्यूमिनियम में डी पूरा एम्प्टी होगा, गैलियम से भरा हुआ आएगा. ओके, देयर लैक इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, यानी कि इस दूसरे पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता. बोरॉन के पास, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है. द सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ द p group starting from boron are restricted to maximum covalence of 4, यानी कि एक 2s यूज करेंगे और 3 2p यूज करेंगे, बस 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं. जबकि जो आपका तीसरा पीरियड है 3s2 3pn, यानी कि सारे ग्रुप ले लिए, उनके पास 3d ऑर्बिटल खाली रहती है, तो वो 3p और 4s के बीच में एनर्जी रहती है उसकी, सो वो 3d यूज कर सकते हैं. तो वो 3d ऑर्बिटल वो यूज करके
4 से ज़्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। उसका एग्जाम्पल दिया है, देखो बोरोन जो है वो सिर्फ BF4-1 बना सकता है, जबकि एल्यूमिनियम LF6-3 बनाया एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन से कनेक्ट हो सकता है, जबकि बोरोन सिर्फ 4 से। ये डिफरेंस है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन बोरोन। ओके, चलो अब दूसरी बात है पाई बॉन्ड। अब सिंपल सी बात है, साइज जितना छोटा होगा पाई बॉन्ड उतना ही पावरफुल होगा। जितना छोटा साइज पाई बॉन्ड उतना ही पावरफुल, क्योंकि वो नजदीक रहता है एटम्स। अब छोटे होंगे तो उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होगी सेकंड पीरियड तक, यानी कि बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सभी के पास d ऑर्बिटल नहीं है। यानी कि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में ही पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि p पाई बॉन्ड ही बनेगा। p ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड, यानी कि p पाई बॉन्ड ही बनेगा। जबकि दूसरे एलिमेंट ऐसे हैं जो p डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन वो वीकर होता है क्योंकि साइज बड़ी है उनकी। सो जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं कौन? जब d ऑर्बिटल एब्सेंस हो, साइज छोटी हो तब, और साइज बड़ी होने के बाद मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो, the presence of d orbital influence the chemistry of a heavier elements in a number of other ways। काफी सारे दूसरे रास्ते भी है जहां से वो इन्फ्लुएंस देता है, जैसे कि the combined effect of size and availability of d orbital considerable influence the ability of element to form a pi bond। मैंने बताया आपको जितनी साइज छोटी पाई बॉन्ड उतना ही बेटर रहेगा। The first member of a group differs from the heavier metals in its ability to form p multiple bonds to itself, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके अलावा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और वो दूसरों के साथ भी बना सकता है। एंड अदर सेकंड रो एलिमेंट्स, लेकिन अपने रो के ही होने चाहिए, यानी कि सबके पास d ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। This type of pi bonding is not particularly strong for a heavier p block elements। क्यों? क्योंकि उनकी साइज बड़ी हो जाती है, that's why the heavier elements do form pi bond। वो भी pi bond बनाते हैं, d ऑर्बिटल के साथ बनाते हैं, यानी कि d पाई बॉन्ड, d पाई बॉन्ड, यानी कि d ऑर्बिटल के बीच का पाई बॉन्ड, d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच का पाई बॉन्ड। ओके, as the d orbital are higher energy than p orbital, d ऑर्बिटल के पास p ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी रहती है, they contribute less to the overall stability of the molecules than p pi bonding in the second row elements। यानी कि कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल होगा हेवियर में, यानी कि जब d ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड बनेगा वो कंपाउंड p ऑर्बिटल के पाई बॉन्ड से कम स्टेबल होगा। However, the coordination number of these species are higher than the first element of the same oxidation state। लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहता है ना, बोरोन तो 4 तक ही जा सकते हैं, जबकि ये सब 6 तक जा सकते हैं। नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, चलो फॉर एग्जांपल जब आप +5 बनाते हो नाइट्रोजन को NO3- के अंदर, आप NO3- के अंदर नाइट्रोजन को +5 बनाते हो, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेशन एक पाई बॉन्ड के साथ 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल रहती है, यानी कि एक ही पाई बॉन्ड है और 3 कोऑर्डिनेशन है, जबकि PO4-3 के अंदर 4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग s p and d ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वहां पे d ऑर्बिटल है, वहां पे नहीं था, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेशन था और यहाँ पे हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेशन। ओके, और जैसा मैंने बताया था आपको
इस चैप्टर में हम 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद का टॉपिक है ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट जिसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है, उनका अकरेंस। तो ये अकरेंस जो है आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो 11.1 हम स्टडी नहीं करेंगे, अकरेंस को हटा दिया है सिलेबस से। सो हम डायरेक्टली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो तो हमने बताया था ग्रुप नंबर 13 में NH2 NP1, राइट। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी NH2 NP1, लेकिन जो आपका फोर्थ पीरियड होगा वहां से 3D भी भरा हुआ आएगा बीच में। देखो, अ क्लोजर लुक at the electronic configuration suggests that while boron and aluminium have noble gas core, गैलियम और इंडियम जो है उनके बाद वाले, उनके पास 10 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और थेलियम के पास 14 इलेक्ट्रॉन 4s के और 10 इलेक्ट्रॉन d के रहेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बोरॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 5, यानी कि हीलियम 2s2 2p1। फिर अगर एल्यूमिनियम की बात करें 13, तो वहां पे हो जाएगा नियॉन 3s2 3p1। अब अगर हम गैलियम की बात करते हैं तो वहां पे जब आर्गोन लगता है तो उसके बाद डायरेक्टली 3d10 लगता है, उसके बाद सॉरी उल्टा हो गया, पहले 4s2 होगा, फिर बीच में आ जाएगा 3d10 और 3p1। ये काफी सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। वैसे ही इंडियम की अगर हम बात करें सो यहां पे हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2 4d10 5p1, और जबकि लास्ट जो थेलियम है आपका ज़ेनॉन 6s2, अब यहाँ पे 4f14 होगा, यानी कि f इलेक्ट्रॉन भी आएंगे बीच में। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं f के और d के इलेक्ट्रॉन, और वही चीज आपको यहाँ पे बताई है, ओके। Thus the electronic structure of this element are more complex than for the first two group of the element discussed in the unit 10। यानी कि s ब्लॉक से d और f के इलेक्ट्रॉन की वजह से p ब्लॉक में काफी सारे कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं। और ये जो डिफरेंस है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, उसका उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी सारा इफेक्ट होता है, जो अभी हम स्टडी करेंगे, ओके। चलो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो डिफरेंस क्रिएट होता है, ओके। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।